गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को नाइन्थ क्लास में जो ज्योमेट्री पढ़ाई चलेगी। ज्योमेट्री में कुछ फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं डिफिनेशन होता है, जो डिफिनेशन आप लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। और नाइन्थ क्लास में ही नहीं, नाइन्थ क्लास के अलावा 8th क्लास में भी, 10th क्लास में भी जहाँ जहाँ ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होती है या ज्योमेट्री पढ़ना होता है तो ज्योमेट्री से रिलेटेड यही सब होता है, ठीक है। वैसे आप लोग को बतला दें, ज्योमेट्री जो होता है उसके लिए आप लोग को, ठीक है, मुख्य रूप से लाइन, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब का डेफिनेशन, प्रतिच्छेदी रेखा, समानांतर रेखा, सम्मुख कोण, बहिष्कोण, ये सब चीज़ पढ़ना रहता है। अगर आप लोग बारीकी से, ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आएगा ज्योमेट्री तब समझ में आता है जब उसके कॉन्सेप्ट को आप लोग समझते हैं। क्योंकि अगर कोई आकृति, एक आपको आकृति बतलाते हैं, जैसे देखिए, अगर इस टाइप का अगर आकृति आपको दिया हुआ है, अगर इस टाइप का आकृति दिया हुआ है तो ये कोण के बराबर होते हैं, ये कोण के बराबर होते हैं। अगर कोण आपस में अगर दोनों बराबर होते हैं, ऐसे या ऐसे, तो क्यों बराबर होते हैं, कैसे बराबर होते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी रूल्स को फॉलो करवाने के लिए आज कुछ डेफिनेशन लेकर के आप लोग के बीच में आए हैं। देखिए डेफिनेशन, सबसे पहले आप लोग को दिया हुआ है रेखा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग लाइन बोलते हैं। कहता रेखा वह होती है जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। देखिए रेखा ऐसे करके खींच दीजिएगा तो यह एक रेखा कहलाएगा, ना इसमें मोटाई होगी ना ही इसमें चौड़ाई होगी, ऐसा कहा जाता है। अगर मान लीजिए इसको पूरा बारीकी से अगर खींचा जाए तो चाहे जितना भी हो मोटाई होता है, लेकिन डेफिनेशन के रूप में लिखा जाता है लंबाई की अपेक्षा मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये हुआ आपको लाइन। उसके बाद है समतल, यानी सीधा समतल। समतल वो होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है लेकिन मोटाई नहीं होती है। जैसे देखिए ये समतल रेखा है तो ये आपको चौड़ाई हो गया, ठीक है, और ये आपको लंबाई हो गया, इसमें लेकिन आपको मोटाई नहीं है, ठीक है। तो ऐसी आकृति को हम लोग समतल रेखाएं कह सकते हैं। उसके बाद है सरल रेखा। कहता सरल रेखा बिंदुओं का समुच्चय होता है। एक पेंसिल के द्वारा स्केल के सहारे कागज पर सीधी लकीर खींचने से बनी आकृति सरल रेखा या रेखा कहलाती है। जैसे देखिए ये जो खींच देते हैं तो ये पेंसिल की सहायता से और स्केल की सहायता से खींचेंगे तब सीधा होगा। वैसे जो आदमी का एक्सपीरियंस है ज़्यादा, हाथ का नहीं, जिनका हाथ कांपता है वो भी अगर खींच देते हैं तो सीधा खींचा जाता है। हम लोग का थोड़ा हाथ कांप रहा है, जिस वजह से जब तक स्केल की सहायता अगर नहीं लेंगे तब तक नहीं पूरा खींचा पाएगा। लेकिन सरल रेखा बिंदुओं का समुच्चय होता है। एक पेंसिल के द्वारा स्केल के सहारे कागज पर सीधी लकीरें खींचने से बनी आकृति को सरल रेखा कहते हैं। देखिए सरल रेखा के बाद जो चालू होती है वो है आपको रेखाखंड। रेखाखंड किसी सरल रेखा के एक खंड को रेखाखंड कहते हैं। जैसे देखिए ये एक सरल रेखा है और इसको अगर काट दिया गया तो ये रेखाखंड हो गया, ठीक ना। अब है आप लोग को अर्धरेखा। किसी किरण का प्रांत बिंदु को आविष्ट नहीं करें तो वह अर्धरेखा कहलाता है। यानी जैसे ऐसे करके मान लीजिए और फिर ऐसे करके तो आधा जो हुआ इसको हम लोग अर्धरेखा कहते हैं। अब है संरेख बिंदुएं। 3 या 3 से अधिक बिंदुएं संरेख कहलाती हैं यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हो। जैसे देखिए ऐसे दे दिए, अब यहाँ पे और यहाँ पे अगर ऐसे करके 3 वो रेखा पर ही अगर स्थित होगी तो इसको संरेखी कहते हैं। और ये संरेखी आप लोग को क्लास 10th में पढ़ना है। जब एपी पढ़ने के लिए जाएंगे तो एपी में आप लोग को कहता है जो सिद्ध करें कि यह संरेखी रेखा है, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। 3 भुजा को लेते हैं और 3 भुजा में, ठीक है, 2 इधर बिंदुओं को लेकर के तीसरा से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ आपको प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है ये रेखा है तो इस रेखा को ऐसे करके प्रतिच्छेद कर दे। अगर इस रेखा को इस रेखा द्वारा प्रतिच्छेद कराया जाता है तो इसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। देखिए यदि एक ही तल पे 2 रेखाएं एक बिंदु पर काटे तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। देखिए एक ही तल पर ऐसे और ऐसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इस ऐसी रेखा को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है। ये आपको 9th क्लास में, ठीक है, 9th क्लास में बहुत ज़रूरी का चीज़ है, आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए अब है आपको एक बिंदुगामी रेखाएं। 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है एक बिंदुगामी कहलाती है। कैसे कहलाती है, अब इस चीज़ को आप लोग थोड़ा समझेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम लोग चलते हैं लेकर के, कहता है 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। देखिए 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा,
एक ही बिंदु से होकर के गुजरती है, तो ऐसी आकृति को हम लोग एक बिंदु रेखाएं कह सकते हैं, यानी एक ही बिंदु से चारों तरफ गुजरती है। ठीक है, अगला देखिए समांतर रेखाएं। समान अंतर, समान मतलब होता है समान लंबाई, अंतर ये ऐसी रेखा को, ये जो रेखा है आपको, ऐसी रेखा को समांतर रेखा कह सकते हैं। ठीक है, किसी समतल सतह पर दो रेखाएं समांतर कहलाती है यदि उनमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कॉमन ना हो। ठीक है, उसको हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। ये हुआ आपका फुल्ली बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चालू होता है कोण। एक ही अंतः बिंदु वाली दो किरणें के सम्मिलन को कोण कहते हैं। जैसे देखिए ये कोण है, इसका नाम कोण है। ठीक है, इसका नाम कोण है, इसका नाम कोण है, ध्यान रखेंगे, ये आपका कोण है। ठीक है, कोण, इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं। एक समतल सतह पर या एक क्षैतिज रेखा पर एक दूसरी झुकी हुई जो रेखा होती है और दोनों के बीच में जो आकृति बनती है उस आकृति को हम लोग कोण कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं। एक ही अंतः बिंदु वाली दो किरणों के सम्मिलन को कोण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपको सर्वांग समकोण। ठीक है, कंग्रुएंट एंगल, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसी पर पूरा 9वां क्लास आपको चलेगा। दो कोण सर्वांगसम कहलाते हैं यदि उनके माप समान हो। ठीक है, ये आपको 9वां क्लास में पूरा पढ़ना है, ये बात याद रखेंगे। 9वां क्लास में ये सर्वांगसम, सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से, वैसे 8 क्लास में भी पढ़ना था सर्वांग समता का नियम। ठीक है, जिसमें कहता था दो आकृति सर्वांगसम होते हैं यदि एक आकृति की तीनों भुजाएं दूसरी आकृति की तीनों भुजाओं के बराबर हो, जिसको हम लोग भुजा 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 कहते हैं। ठीक है, इसके 4 नियम होते हैं, तो आपको ये आगे पढ़ाएंगे हम। फिर कहता है कोण के प्रकार। ये तो हो गया कोण, सर्वांगसम कोण। उसके बाद हम कोण की प्रकार। तो कोण के प्रकार में आप लोग देखिए, ठीक है, कोण के प्रकार में यहाँ पर दिया हुआ है आपको समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण। फिर इसमें आपको जो समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये तो आप लोग बच्चा से पढ़ते आए हैं। ठीक है, जो समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा जो रहता है उसको न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से बड़ा और 180 से बिलो जो होता है यानी कम जो होता है उसको अधिक कोण कहते हैं। ये तो जानते आए हैं आप लोग। लेकिन उसके अलावा एक है ऋजु कोण, वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो, ऋजु कोण कहलाता है। और आपको 9th क्लास में इसकी भी जरूरत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण, ये तीनों तो आप लोग बच्चा से पढ़ते आए हैं। कहता है न्यून कोण वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। वैसा कोण जो 90 डिग्री का हो, समकोण कहलाता है। वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, अधिक कोण कहलाता है। लेकिन ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण ये आप लोग नहीं पढ़े थे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ऋजु कोण 180 डिग्री के कोण को हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। और अब है आपको, ठीक है, पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्तीय है 9th क्लास में। वह कोण जिसकी माप 180 से अधिक और 360 से कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। देखिए इसका आकृति कैसा होगा, ऐसे करके देगा, ऐसे करके, तो ऊपर 180 और नीचे 180। तो 180 में नीचे वाला 2 भाग बटा हुआ है, तो इसको छोड़ करके ऐसे करके, ऐसे करके देखिए हम घुमा रहे हैं, ऐसे करके जो हम लोग निकालते हैं उसका नाम होता है प्रतिवर्ती कोण। याद रखिएगा, ऊपर 180 नीचे 180 तो 360। अब उस 360 में से ये वाला जो घटा लेंगे नीचे वाला, ये वाला, तो जो बचेगा उसका नाम होगा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, उसके बाद है पूरक कोण और संपूरक कोण। तो पूरक कोण का डेफिनेशन है जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा, ऐसे अगर खींच दिए तो ये कोण और ये कोण, दोनों कोण मिला करके जब 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग पूरक कोण कहेंगे। और जब समझ गए ना, ऐसे करके दिए 180, ऐसे खींच दिए तो ये कोण और ये कोण मिला करके जब 180 होगा तो ऐसे कोण को हम लोग संपूरक कोण कहेंगे। अर्थात जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है, एक समकोण का मतलब 90 डिग्री के बराबर होता है, तो उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। और जब दो कोणों का योग 180 यानी 2 समकोण के बराबर होता है तो उसको हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। देखिए पूरक कोण और संपूरक कोण खत्म होने के बाद
आपका होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है वो चीज देखिए, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आप लोग को हम बतलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में एक बार समझिएगा। जैसे देखिए ऐसे करके खींच दिए ना, तो ये कोण के बराबर जो होगा शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर से, ठीक है। उसके बाद इसी को हम लोग एकांतर कोण भी कभी कभी कह देते हैं, लेकिन अभी नहीं, पहले समझिए ये, ठीक है। दो कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हो, विपरीत मतलब उल्टा, ठीक है। आसन कोण, दो कोणों की आसन कोण, दो कोणों को आसन कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा हो और एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक और हो, ठीक है। और दूसरी कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो, इस टाइप का जो होता है, इस टाइप का, तो इसमें आप लोग को समझे आसन कोण आ जाता है। ऐसी आकृति में, ऐसी आकृति में आसन कोण आ जाता है। आपको ये भी 9th क्लास में पढ़ना है। जैसे यहाँ का कोण आपको यहाँ के कोण के बराबर होगा, यहाँ का कोण यहाँ के कोण के बराबर होगा, यहाँ का कोण यहाँ का कोण के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं जी ये कोण के बराबर है, ठीक है। जब ये कोण के बराबर है और ये कोण के बराबर है, ये कोण के बराबर है, तो हम कह सकते हैं जी ये कोण के बराबर है। ऐसी आकृति आपको 9th क्लास में ढेर सारा पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, कोणों का रैखिक युग्म, दो आसन्न कोण को जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, कोण का रैखिक युग्म कहलाता है। और रैखिक युग्म के अलावा एक और है आप लोग को रैखिक युग्म अभिगृहित। यदि एक किरण का सिरा किसी रेखा पर स्थित हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 यानी 180 डिग्री होता है। समझ गए, ये आपका जो था 9th क्लास का ज्योमेट्री यानी, ठीक है, ज्यामिति जिसको हम लोग कहते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट था। ये आपको पीडीएफ, ठीक है, अगर जो आदमी हाई लिखेंगे व्हाट्सएप पे उनको हम भेज भी सकते हैं। ये पीडीएफ आप लोग पीडीएफ लेकर के, नहीं तो यूट्यूब पर ही आप लोग रोक करके इसको डिफिनेशन में लिख लीजिएगा कॉपी में। कॉपी में लिखने से क्या होगा, जब जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको लिखेंगे एकांतर कोण से, फिर आप कहिए भाई एकांतर कोण क्या होता है। अगर आप पढ़े रहेंगे आसन कोण से तो आपको परेशानी नहीं होगी। 9वां क्लास में भी और 10वां क्लास में भी आपको क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन बनता है जिसमें पूरा कोण संपूरा कोण पर भी आधारित क्वेश्चन होता है। और स्टूडेंट को जब पूछ दिया जाता है जो पूरा कोण क्या होता है और संपूरा कोण क्या होता है, तो बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मैथ का वो और नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। और हमारे टीचर भी बहुत ऐसे होते हैं जो बच्चे के बीच में आते हैं, वो जो होता है बेसिक चैप्टर का वो नहीं लिखवा पाते हैं, जिस वजह से बच्चा नहीं बना पाता है और मैथ में कमज़ोर हो जाता है। आपको ये बतला जाए, खास करके सीबीएसई बोर्ड में 100 स्टूडेंट अगर लेते हैं तो 90 स्टूडेंट मैथ में वीक होता है। और बिहार बोर्ड में भी अगर 100 स्टूडेंट का अगर कैलकुलेशन आप लोग करते हैं तो आपको 70 स्टूडेंट या 80 स्टूडेंट वीक मिलेगा। और इसका रीज़न है जो बच्चा को फार्मूला नहीं आता है और बच्चा को बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, जो वर्ग की आकृति कैसी होती है, आयत की आकृति कैसी होती है, वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, ये सब जो होता है, ये सब चीज़ नहीं आता है, जिस वजह से उसका मैथ कमज़ोर हो जाता है। और क्लास में बच्चा को तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट आता नहीं है, तो उसको जब टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर को क्या जवाब देगा, तो चुपचाप वो रह जाता है, जो हमारी बेइज्जती होगी। अब तो बच्चा, आप लोग को भी मालूम है, जो बच्चा 6 से 5 क्लास से डिजिटल हो गया है, तो उसको ये बात समझ है जो हमारी बेइज्जती हो रही है, तो इस वजह से वो क्वेश्चन ही नहीं करते हैं और धीरे धीरे और बच्चा कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो इसको कॉपी में उतार लेंगे। और ठीक है, पहले तो एक बार अभी हम बतला दिए, जो आदमी देखे वो समझ गए, जो आदमी ऑनलाइन देखेंगे वो भी अपना समझ जाएंगे। आज समझने के बाद इसको उतार लेंगे, क्योंकि बार बार आपको हम कहते हैं विद्या प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा ये चीज़, ठीक है। तो अब हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, अगला दिन क्लास चालू करेंगे ज्योमेट्री का, ठीक ना। ज्योमेट्री का क्लास चालू होगा, तो इससे पहले जो भी हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं एक बार अच्छा से सुंदर से उसका प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि आप लोग को एक टेस्ट भी हम अब लेने वाले हैं मैथ से, और वो फर्स्ट मैथ से, ठीक ना। तो तैयारी करेंगे अच्छा से।